ओम श्री सदाशिवसमारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः मित्राणि भवतानां समेषाम् अद्यतनीय संस्कृत कक्षायां हार्दिकं स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम संस्कृत कक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारी पुरानी कक्षाओं से चलते हुए हम संधि, संस्कृत में जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस विषय को हम पढ़ रहे हैं। हमने स्वर संधि लगभग समाप्त कर ली है और हम लास्ट में प्रकृति भाव संधि को पढ़ रहे थे, जिसका एक नियम मैंने आपको बता दिया था। तो रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूं कि यदि किसी भी द्विवचनांत यानी कोई पद है जो कि द्विवचन है, यानी वो द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है, और अगर उसके अंत में इकार, उकार और एकार, ये तीनों वर्ण अगर आते हैं और उसके बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है, तो वैसी स्थिति में वहां जो भी संधि होती है वो संधि ना होकर क्या हो जाता है, अपवाद नियम एक लग जाता है, जिसको हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। यानी जैसा रूप है वैसा ही रहता है। जैसे हमने लिखा था, मान लीजिए रमे आगच्छतः, तो यहाँ पर अगर देखें तो नियमानुसार ए के उपरांत अ आने से यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अयादि संधि, परंतु इस ये संधि ना होकर, क्योंकि रमे शब्द जो है द्विवचनांत पद का है, इसलिए यहाँ पर जो रमे आगच्छतः ये पद यथावत रहता है, जैसा है वैसे ही रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कल के गृह कार्य के लिए मैंने आप लोगों को एक कार्य दिया था कि आपको जो है अदस जो शब्द होता है, जो कि सकारांत है, उसके रूपों को मात्र पढ़कर आना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग उनको देखकर या पढ़कर आए होंगे, ताकि जब आज जो बाकी बचे नियम हैं, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको वो समझने में आसानी होगी। हालांकि कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है वो। उसमें दो ही उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, तो हम क्रमशः दोनों उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर प्रकृति भाव कैसे होता है, और उसके बाद हम आज जो है व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रकृति भाव संधि। इसमें हमने पहला नियम देख लिया था कि यदि किसी भी द्विवचनांत यानी दो वचन वाले पद के अंत में ई, उ और ए पद हों, और उसके बाद कोई भी अगर स्वर वर्ण आता है, तो वहां पर जो भी संधि हमने पढ़ी है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, ये ना होकर जो है प्रकृति भाव ही हो जाता है। अब कल आपको मैंने बोला था अदस शब्द पढ़ के आइएगा, तो आप, आशा करता हूँ आप पढ़ के आए होंगे उसी अब ये जो नियम है इसमें क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी जो पद है कैसा है, वो अदस शब्द का पद है। अब अदस शब्द में कई सारे पद बनते हैं, अगर आपने ठीक से देखा होगा तो वो तीनों लिंगों के लिए बनता है, और असौ, है ना, अमु, अमी, इस प्रकार से उसके रूप चलते हैं। तो जो अदस शब्द है, ठीक है, उसके द्विवचन में एक रूप बनता है अमू, और एक बहुवचन में रूप बनता है अमी। ठीक है, इस प्रकार से ये दो रूप बनते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो अब जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो अभी मान लें कि यही रूप बनते हैं। ठीक है, तो जब आप अदस शब्द पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाएगा। ये अच्छा, ये अदस शब्द जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी पुरानी संस्कृत है, जो हमारे पूर्वाचार्य हैं, उन्होंने इनका प्रयोग बड़ा अच्छे से किया है। इसका प्रयोग वो अधिक करते हैं, क्योंकि उस समय उनकी संस्कृत बड़ी विशिष्ट थी, तो वो उस प्रकार के प्रयोग अपने काव्यों में करते थे। और जो वर्तमान संस्कृत में है उसकी जगह पे अब अदस की जगह और एक सरल शब्द आ गया है, वो है यत, है ना। जैसे हमने तत् पढ़ा था वैसे ही यत है। तो ये अंतर है, इसलिए इस शब्द को समझना बड़ा जरूरी है। तो अम्मू और अम्मी ये दो रूप बनते हैं, एक द्विवचन में बनता है, एक बहुवचन में बनता है। ठीक है, अब विभक्ति आप देखिएगा। तो अब इसमें नियम ये बता रहा है प्रकृति भाव में
कि अगर अदस शब्द है ना, शब्द कैसा है, अदस है, और अदस शब्द के बाद में मतलब चलो इसको हम एक काम करते हैं, हमने जो वर्ण विच्छेद पढ़ा था पहले उससे आपको समझ। तो सबसे पहले हम जैसे अमू शब्द है इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो क्या होगा, अ प्लस म, और माँ में आप देखें क्या लगा हुआ है, दीर्घ उ। तो ये अमू शब्द का क्या हो गया, वर्ण विच्छेद। तो अब ये अमू शब्द किसका रूप है, ये अदस शब्द का रूप है। और इसका नियम ये कह रहा है कि यदि अंत में ऊ हो, और उसी प्रकार यहाँ पर अमी में देखें तो यहाँ पर क्या है, ई है। अगर अंत में ऊ अथवा ई हो और उसके पहले क्या होना चाहिए, माँ होना चाहिए। तो देखें आप यहाँ पर अमू में भी माँ है और अमी में भी क्या होगा, माँ होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रकृति भाव होता है। इसकी एक संज्ञा, संज्ञा मतलब ये जो हमने नियम पढ़ा था अभी, कौन सा वाला पढ़ा था, ई उ ए वाला, ठीक है। तो इनकी एक संज्ञा है, मतलब पाणिनि जी जो है अपनी तरफ से नाम रख देते हैं ताकि हम उस चीज को याद रखें। तो इनको प्रगृह्य कहा है उन्होंने, प्रगृह्य, है ना, ये इसकी संज्ञा दे दी ऐसे नियमों की। मतलब यहाँ यहाँ मतलब ये जो शब्द हैं इनको प्रगृह्य कहा गया है। तो जो इन्होंने प्रगृह्य संज्ञा दी तो कहा कि जहां जहां प्रगृह्य संज्ञा होगी वहां पे प्रकृति भाव होगा। तो जो अदस शब्द है उसके अमु मतलब अदस शब्द के ही माफ कीजिए, एक वचन द्विवचन में, सॉरी द्विवचन और बहुवचन में अमु और अमी बनते हैं। तो वहां पर बता रहे हैं कि अगर अंत में कोई स्वर है, कौन से स्वर हैं, या तो ई हो अथवा ऊ हो। अगर आप अदस शब्द पढ़ेंगे तो आपको, अगर मैं, चलो ऐसे बात करता हूँ, अदस शब्द में क्या होता है, एक असौ रूप बनता है एक वचन में, प्रथमा एक वचन असौ। तो यहाँ आप देखें जो असौ है इसके अंत में क्या है, औ है। तो ये भी स्वर है, और औ के पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर सा हो जाएगा। तो अगर नियम लगना चाहिए था तो इसमें भी लगना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पाणिनि जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जहां पर म होगा और माँ के बाद में अगर कोई स्वर होगा, या हम इसका उल्टा कहें कि स्वर के पहले, जैसे यहाँ पर ऊ स्वर है, अंत में कोई स्वर है और उसके पहले अगर माँ है, तो वैसी स्थिति में ही प्रकृति भाव होता है। अब हम सीधा उदाहरण देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा स्पष्टता होगी। तो उदाहरण है अमु प्लस आस्ते, अमु प्लस आस्ते। आस्ते क्रियापद है जो कि अस धातु में बनता है परस्मैी पद में, ए सॉरी माफ कीजिए आत्मनेपद में, ठीक है। कौन सा लकार है वो जब हम पढ़ेंगे तब आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए समझें कि ये धातु पद है। तो अब यहाँ नियम अनुसार जो हमने पूर्व संधियां पढ़ी हैं, यहाँ पर हमने देखा अमु का अंत में है उ और यहाँ प्रारंभ में है आ। तो इस, अब चूंकि उ पहले है और एक स्वर जो है इससे भिन्न, उ से भिन्न स्वर आ बाद में है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यण संधि होनी चाहिए। नियम अनुसार जो हमने पूर्व में पढ़ी है, कि हमने पढ़ा है कि ऊ के बाद अगर पहले ई उ री ली हो तो उनके स्थान, और बाद में अगर कोई भिन्न स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रम से ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, और री के स्थान पर रा, और ली के स्थान पर ला हो जाता है। तो नियम से तो ये होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गया, एक अपवाद आ गया कि नहीं भैया, यहाँ पर अब आप यण संधि नहीं करेंगे बल्कि इसमें क्या कर देंगे, प्रकृति भाव। और जब प्रकृति भाव में आप रूप बनाएंगे तो अमु का रहेगा अमु और आस्ते का रहेगा आस्ते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी संधि नियम अनुसार तो होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अदस शब्द का है ये अमु और उकारांत है और इसके पहले माँ है, इसलिए यहाँ पर कोई भी संधि नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये जो है आपका अमु आस्ते बन गया। ठीक है, अब इसका एक और उदाहरण है वो हम देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा स्पष्टीकरण होगा। एक है अमी, अमी शब्द जो अभी बताया था मैंने, अमी और प्लस आता है ईसा, ये उदाहरण आता है। अब यहाँ पर हम हमारी जो पूर्व संधि है उसी के नियम के अनुसार अगर हम चलें तो यहाँ पर ई और यहाँ पर ई दोनों को मिलाकर क्या होनी चाहिए थी, दीर्घ संधि होनी चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर ई के बाद ई हो, यानी समान स्वर एक दूसरे के बाद हो, तो उनमें दीर्घ हो जाता है। परंतु यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो अमी शब्द है ये असद शब्द का शब्द रूप है और इसके अंत में ई है और उस ई के पहले क्या है, मा है। ऐसी स्थिति में इनमें कोई भी संधि ना होकर जो अमी ईसा है वो अमी ही रहेगा और ईसा भी ईसा ही रहेगा। तो इस प्रकार ये संधि आपकी हुई है प्रकृति भाव। आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। ये दो ही उदाहरण प्रायः देखने को मिलते हैं, और भी अगर आपको मिलेंगे तो आप ढूंढिएगा, है ना। चलिए
फिलहाल मैंने समय कम लेने के लिए दोनों को उदाहरण दे रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आप समझ गए। अब तीसरा एक जो नियम है वो भी हम समझ लेते हैं। इसमें अगर चलो इसके लिए थोड़ा सा हम एक अलग उसमें चल रहे हैं। तो देखो, संस्कृत में जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। या आप पढ़ चुके हैं। ह्रस्व का मतलब होता है लघु अर्थात छोटा, हिंदी में हम कहें लघु अथवा छोटा, ठीक है। और दीर्घ को हम कह सकते हैं बड़ा, है ना, या बृहत कह सकते हैं संस्कृत में। तो ये दो प्रकार के स्वर होते हैं, लेकिन ये किस में होते हैं? लिखने में। बोलने में भी एक स्वर होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, और एक होता है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो मैंने थोड़ा सा उस टाइम अवॉइड किया था क्योंकि मैं प्रसंग अनुसार पढ़ाना चाह रहा था। वो स्वर है प्लुत। इसका वेदों में हमारे बड़ा प्रयोग किया गया है, प्लुत स्वर का। कई बार आपने अगर देखा हो ब्राह्मणों को मंत्रोच्चारण करते हुए या किसी को वैदिक स्वर का पाठ करते हुए, तो आपने देखा को कहीं कहीं वो किसी किसी स्वर में किसी मंत्र मंत्र के विशेष अक्षर में वो थोड़ा लंबा सा उसको खींचते हैं, थोड़ा जोर से उसको बोलते हैं। या अगर आपने देखा हो वेद मंत्रों में, ठीक है, ये तीन प्रकार के, एक ऊपर डंडा रहता है, एक ऐसे आड़ा डंडा रहता है, एक नीचे डंडा रहता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम ऊपर वाले सुर को कहते हैं उदात्त, बीच वाले को कहते हैं स्वरित, और नीचे वाले को कहते हैं अनुदात्त। तो वैसे ही ये डंडे क्यों लगा जाते हैं? ताकि हमारी जो स्वर परंपरा है वो गड़बड़ ना हो। अगर कहीं पर उदात्त है तो वहां हमें ऊपर ले जाके स्वर को बोलना है। जैसे आप अगर गाना गाते हैं, तो गाना गाते समय आपने देखा होगा कि जो संगीतज्ञ हैं या गीतकार हैं, जो गाने वाला गायक है, वो एक निश्चित लय में उसको गाता है। अगर आप जब हम अगर वो गायक गा रहा है तो सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कहाँ ऊपर लेके जाना है, कहाँ पे मुझे नीचे आना है, कहाँ पे मुझे मध्यम स्वर का उच्चारण करना है। ऐसे ही हमारे वेदों का उच्चारण भी था, ठीक है। तो अगर हम वैसे ही अगर गाएं तो हमारा जो स्वर है भले ही उतना स्पष्ट बड़ा मतलब हमारा गला उतना सुंदर ना हो, लेकिन अगर हम शब्दों का उच्चारण शुद्ध करते हैं और हम अगर सही स्वर में गाते हैं, मतलब ऊपर नीचे बीच का ध्यान रखते हो, तो हमारा गाना भी सबको सुंदर ही लगता है। उसी प्रकार बोलने के उसमें दो स्वरों का नाम आता है, एक ह्रस्व यानी छोटा स्वर, दीर्घ यानी उससे थोड़ा सा अधिक, और एक होता है प्लुत। अब ये प्लुत क्या है, उसको लिखते कैसे, इसको समझ लीजिए। तो मैं यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ, संधि का ही उदाहरण है, उससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक वाक्य हमें प्राप्त होता है, ये छोटा हो गया, चल, एक वाक्य प्राप्त होता है हमें, आ गच्छ, आगच्छ, ठीक है, कृष्ण, आगच्छ कृष्ण। और इसके बाद में लिखा रहता है ऐसे हिंदी का तीन, ये हिंदी का तीन है, थ्री जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। यहाँ मैं ब्रैकेट में अंग्रेजी वाला ही बना देता हूँ क्योंकि आपको शायद समझना है। तो ये थ्री है, आगच्छ कृष्ण, अत्र, अत्र गौ, गौ शरति, ठीक है। ये गौ यानी गाय और चरती यानी चरती, ठीक है। तो ये इस प्रकार का प्रयोग देखने को मिलता है। या एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं अलग टाइप से लिखता हूँ ताकि आपको ज्यादा स्पष्टता हो। थोड़ा सा छोटा हो जाओ, अच्छा। तो मैं यहाँ पे ये थ्री, अब ये थ्री तो को मैं मिटा देता हूँ। अब आप समझ, इधर से समझिएगा। ये एक वाक्य हमें प्राप्त होता है जो प्रायः हम व्याकरणिक लोग जो है उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो तीन है ये बता रहा है, जैसे अगर हम क्रमबद्ध करें इन तीनों, ह्रस्व को हम मान लें कि एक स्वर है, दीर्घ को मान लें कि दो स्वर है, तो प्लुत को हम मानेंगे कि ये तीसरा स्वर है। यानी थोड़ा सा जैसे होता है ना, कभी हम किसी को, कोई हमसे दूर खड़ा है, ठीक है, तो हमें अगर उसको बुलाना हो तो ये आगच्छ मतलब आओ। अगर आप देखें, ये जो आ है इसमें उपसर्ग है ना, मैं आपको उपसर्ग पढ़ा चुका हूं, तो अब आपको ये समझना चाहिए। यहाँ जो आ है वो उपसर्ग है, और गच्छ जो है ये कौन सी धातु है? गम धातु है, जाने के अर्थ में। और जैसे ही उसमें हमने आ लगा दिया तो वो क्या हो गया? आने के अर्थ में हो गया। और आप याद करें कि जो गच्छ है वो कहाँ बनता है? वो बनता है लोट लकार में, है ना। आपने अगर रूप पढ़े हो तो आपने पढ़ा है पठतु पठताम पठंतु, पठ, पठ जैसे बनता है वैसे ही क्या बनेगा? गच्छ बनेगा। तो ये हमें सीखना है कि हम एक धातु से दूसरी धातु को कैसे बना पाएंगे। तो ये लोट लकार है, तो लोट लकार किस अर्थ में होता है? आज्ञा देने के अर्थ। तो यहाँ पर कोई कृष्ण का मित्र है जो उनको क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। किसकी आज्ञा दे रहा है? कि आओ। आगच्छ मतलब, गच्छ मतलब जाओ, आगच्छ मतलब आओ। तो वो उनको कह रहा है कि आओ कृष्ण,
अत्र मतलब होता है यहाँ, ये मैं अव्यय है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। अत्र कि आओ कृष्ण यहाँ, गौ यानी गाय, चरती अर्थात चरती है, कि आओ कृष्ण यहाँ पर गाय चरती है। तो चूंकि यहाँ पर ये प्लुत स्वर है, प्लुत मतलब वो कृष्ण कहीं दूर खड़े हैं, ठीक है, और वो उनको क्या कर रहा है, उनका मित्र उनको बुला रहा है। तो वैसे ही हम भी करते हैं, हम भी किसी को जब बुलाते हैं हम थोड़ा जोर से आवाज लगाते हैं कि अरे भाई यहाँ आओ, ऐसे करके। तो जब किसी को हम जहां पर प्लुत स्वर का हम उपयोग करते हैं और वहां पर अगर तीन लिखा हुआ है, आजकल क्योंकि टाइपिंग में लोग नहीं लिखते हैं, पहले इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हमारे पूर्वाचार्य करते थे। तो अगर नियम के हिसाब से देखा जाए, थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि यहाँ पर ये तीन नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब मैं नीचे का गौश्चरति भी मिटा देता हूँ समझाने के लिए। तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि यहाँ पर कृष्ण में क्या है, देखिए आ है, और यहाँ अत्र में भी क्या है, यहाँ पर आ है। तो इस नियम के हिसाब से, संधि के नियम के हिसाब से, तो यहाँ पर आ और आ को मिलाकर दीर्घ संधि हो जानी चाहिए थी, दीर्घ आ बन जाना चाहिए। हमने पढ़ा है कि अगर आ के बाद आ हो तो वहां पर क्या होता है, दीर्घ होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर एक प्लुत स्वर लगा हुआ है, वो बुलाने के अर्थ में जोर से बुला रहा है। और प्लुत स्वर को कैसे हम संस्कृत में डिफाइन करते हैं, तो देखो, अगर अगर हमें ह्रस्व स्वर लिखना हो, जैसे अगर हम इन दोनों शब्दों की बात करें, यहाँ पर आप देखें आ और गा लिखा है, तो इसमें आ जो है वो दीर्घ है, आ कैसा है, दीर्घ है, हमने ये पढ़ा है ना, और गा कैसा है, ह्रस्व है। तो ये दोनों चीजें तो हमें पता चल जाती कि यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ है। लेकिन प्लुत को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वहां पर वो लोग जो है, हमारे लेखक या हमारे रचनाकार जो है, तीन लिख देते हैं। तो जहां पर प्लुत स्वर होगा यानी ऊंचा स्वर होगा, वहां पर ये जो है दीर्घ संधि या जो भी संधि वहां प्राप्त होगी वो वहां पर, जैसे यहाँ पर तो दीर्घ संधि प्राप्त है, नहीं तो कई जगह और दूसरी संधियां भी प्राप्त होती हैं। तो वैसी स्थिति में वहां कोई भी संधि ना होकर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो जैसा लिखा है यहाँ पर, जैसे लिखा है कि आगच्छ कृष्ण अत्र गौश चरती, तो वो वैसा का ही वैसा रहेगा। तो मैं आशा करता हूं आप ये दोनों चीजें भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हमारी थी प्रकृति भाव संधि। अब हम आते हैं हमारी व्यंजन संधि के ऊपर। तो आज की जो कक्षा में जो नए लोग जुड़ेंगे या बाद में लोग, अगर आप जो लोग नहीं आए उनको बता दीजिएगा कि भैया संधि को थोड़ा अच्छे मन से पढ़ें, अच्छे से दिमाग से पढ़ें, ताकि आपको फिर बाद में पढ़ने में समस्या ना हो, क्योंकि संधि सबसे मुख्य है, इसलिए मैं पहले इसको पढ़ा रहा हूँ। तो बिना संधि पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दूसरी चीजें नहीं समझ सकते। चलिए, तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं व्यंजन संधि। कल की कक्षा में मैंने इसका परिचय दे दिया था आप लोगों को, पुनः मैं समय व्यर्थ नहीं करने के लिए नहीं दूंगा, हम सीधा उदाहरण पे चलते हैं, ठीक है। तो ये कई प्रकार की संधियां होती हैं व्यंजन, लेकिन हमें प्रमुख रूप से 11 पढ़ने हैं। कितने, वैसे तो कई लोग कहते हैं 13 भेद हैं, कुछ लोग बोलते हैं 18 भी हैं, लेकिन हमें प्रमुख रूप से कितने पढ़ने हैं, 11 पढ़ने। तो अभी आप ज्यादा दूर ना जाए, मतलब 11 अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा काम जो है चल जाए। तो सबसे पहली जो संधि है वो है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व, ये इसका नाम है, इष्टुत्व संधि, ठीक है। अरे भाई ऐसे हो जाओ, ठीक है। चलो, तो इसका नाम है इष्टुत्व संधि। अब इसमें होता क्या है, तो आप अगर अगर आपने वर्ण याद किए हैं संस्कृत के, जो हमारी सबसे पहली क्लास थी, देखो ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। तो अगर आपको वर्ण याद हैं तो तब तो आपने जो है क्या किया होगा, उसको अच्छे से पढ़ा हो, आपको याद होंगे तो आप समझ जाएंगे, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ वर्णमाला को, ठीक है। ये आ गई हमारी वर्णमाला, इसको मैं थोड़ा सा एक मिनट कर देता हूँ क्रॉप, नहीं क्रॉप नहीं होगी क्या, हाँ हो जाए। चलिए मैं इसको यहीं से कर देते हैं। अरे नहीं भाई गलत हो रहा है, एक सेकंड रुके, हाँ इसको मैं जूम कर देता हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अगली, ये पहली बार मैं दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं दिखाऊँ, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे सारे क्या हैं, हमारे जो है व्यंजन है। अगर आपको याद आ रहा हो पहली कक्षा में, या आपको याद होनी चाहिए, तो ये सारे हमारे क्या हैं, व्यंजन। तो आपने जो है इनको याद किया होगा, मैं ये समझ रहा हूँ। अभी फिलहाल समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो जो इष्टुत्व संधि है, जैसे इसका नाम है, आप देखें इष्टुत्व संधि में क्या क्या दिख रहा है आपको, सा दिख रहा है, अरे यहाँ पे सा दिख रहा है, फिर चू, चू
का मतलब क्या होता है? चवर्ग, चा छा जा झा या। और आता है तू, है ना। अगर इसको आप विच्छेद करें, सॉरी इसका वर्ण विच्छेद करें या विसंधि विच्छेद करें तो क्या होगा? तू होगा। तू का मतलब होता है तवर्ग, ता था दा धा ना। तो ये एक तो यहाँ पर आ गया शा, एक आ गया चू यानी चवर्ग, और तू यानी तवर्ग। तो इन दोनों का ही खेल है इसमें, चवर्ग का और तवर्ग का। तो अच्छे से समझिएगा ध्यान से, है ना, नहीं तो फिर आप जो है बाद में इसको समझ नहीं पाएंगे। अच्छे से समझिएगा, ये बहुत बार प्रयोग की जाती है, और खास करके हमारे ग्रंथों में तो व्यंजन संधि का बहुसा, मतलब बहुत अधिक प्रयोग। तो चलिए समझते हैं। तो ये संधि क्या कहती है, हम सीधे उदाहरण के माध्यम से आपको मैं पहले समझाता हूँ। तो इसमें होता क्या है, एक उदाहरण हम ले लेते हैं, चलिए। हम्म, पहले ता वाला उदाहरण आपको देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपने, ये शब्द बहुत बहुत कॉमन है, ये आपने सुना होगा। उत, उत प्लस, अच्छा पेन थोड़ा सा पतला चल रहा है मेरा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हाँ। उत प्लस चारणम, उत प्लस चारणम, ठीक है। अब जिन्होंने परसों की कक्षा की थी वो जरा याद करें कि जो उत है ये क्या है, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। ये जो उत है वो क्या है? ओके, 1 2 3 4 5, ये उत जो है उपसर्ग है ना। ये क्या है? उपसर्ग है। अगर आपको याद आ रहा हो, आपने कक्षा में 22 उपसर्ग मैंने पढ़ाए थे, उनको अगर याद किया हो, ये उत जो है एक उपसर्ग है, इसके अर्थ भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके संस्कृत जो गुरु, ओनली फॉर गुरुजी सेक्शन में सारा लिखा हुआ है, एक बार जाके देख लीजिए। तो उत जो है उपसर्ग है। अब जब मैंने बताया था कि कुछ उपसर्ग हैं जब किसी शब्द से मिलते हैं तो वो संधि करते हैं, तो अब आप देखें, संधि का जो नियम हम पहले से हमेशा से सीखते हैं वो क्या है, कि पहला पद यहाँ पर उत है, दूसरा पद यहाँ पर है चारणम। संधि हमेशा कहाँ होती है? पहले पद के अंतिम वर्ण में। तो ये उत जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? ता है। और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? चा है, ठीक है। या दीर्घ चा कर, अरे भाई, चल छोड़, तो चा ही समझिए। अब, अरे ये बड़ी समस्या है इसमें, रुको। चले, तो हम क्या कर रहे हैं, उत प्लस चारणम। अब जो नियम हम पहला सीख रहे हैं वो ये है कि यदि तवर्ग के बाद, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, तवर्ग के बाद, ठीक है। एक मिनट, मैं इसका पेन चेंज कर देता, नहीं ये वाला नहीं चलेगा, ये रहा। तवर्ग के बाद यदि च वर्ग हो, ध्यान से समझिएगा, यदि तवर्ग के बाद च वर्ग हो, तो जो तवर्ग है, जो तवर्ग है उसके स्थान पर, देखो, ये आगे हो चाहे तो पीछे हो, यानी ता जो अगर ये आगे लिखा हो तब भी, पीछे लिखा हो तब भी, आपको लेकिन जो उदाहरण मिलेंगे वो प्रायः आगे वाले ही मिलेंगे। पीछे वाले उदाहरण बहुत कम, इक्का दुक्का मिलते हैं, तो इसलिए मैं आगे से समझा रहा हूं। अगर तवर्ग हो, है ना, तवर्ग के बाद में अगर क्या हो, चवर्ग हो, तो आप अभी बाद में ही समझ के रखें कि तवर्ग के बाद अगर चवर्ग हो तो वैसी स्थिति में, वैसी संधि में क्या होता है कि जो तवर्ग है उसके स्थान पर चवर्ग हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, मैं क्या बोल रहा हूं कि तवर्ग, तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है, तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। लेकिन कब, कब होता है कि जब तवर्ग के बाद में, जब तवर्ग के बाद में यानी प्लस हम यहाँ कर देते हैं, क्या हो, चवर्ग हो। अगर से मान लीजिए कोई दूसरा वर्ग है, उदाहरण के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो चा को थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर चा ना होकर क्या होना होता, मान लो प होता, क्या होता, प होता, परिणम होता या पारणम, कुछ भी समझ। तो ये जो उत है ये तवर्ग है, और ता के बाद चूंकि पवर्ग है, तो यहाँ पर हमारा जो नियम है वो काम नहीं करेगा। क्यों, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये नियम बता रहा है कि भाई जो पवर्ग है वो कब, सॉरी, चवर्ग के, तवर्ग के स्थान पर यानी तवर्ग के स्थान पर चवर्ग तभी होगा, तवर्ग के स्थान पर जो चवर्ग है वो तभी होगा जब बाद में भी चवर्ग हो, यानी ता के बाद
तवर्ग के बाद चवर्ग होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं वर्ग क्यों बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। वर्ग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं तवर्ग बोलता हूँ तो तवर्ग का मतलब ये नहीं है कि केवल ता। ठीक है, तवर्ग का कतई मतलब ये नहीं है ता। तवर्ग से मेरा मतलब है तवर्ग में जितने भी लेटर हैं, एक तो है ता, था, दा, धा, ना। अच्छा, एक चीज और याद करें, मैंने आपको पढ़ाया था तीनों सा के विषय में, एक शा यानी सा और सा। अगर आपको अच्छे से याद आ रहा हो तो इन तीनों के उच्चारण स्थान मैंने पहली कक्षाओं में पढ़ाए थे। तो वहां पर हमने समझने के लिए, क्या ये जो सा है वो कहाँ से बोला जाता है, दंत से, दंती सा इसको बोलते हैं। तो ये किस, तो जो तवर्ग है वो भी कहाँ से बोला जाता है, दांत से बोला जाता है। इसको हम सा को यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। उसी तरह से ये जो शक्कर वाला सा या चीनी वाला सा आप जिसको बोलते हैं, ये कहाँ से बोला जाता है, तालव्य से। और तालव्य से कौन सा वर्ग बोला जाता है, ये बोला जाता है चा, छा, जा, झा, या। तो हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, छोड़ो उसको। और ये जो षटकोण वाला सा है यानी मूर्धा वाला सा है, ये टवर्ग वहां से बोला जाता है, इसलिए हम टवर्ग में इसको रख लेते हैं। तो ये, इस चार्ट को आप ऐसे याद रखिएगा कि चवर्ग मगर अगर चगर चवर्ग अगर मैं बोल रहा हूँ तो चवर्ग से मेरा मतलब चा, छा, जा, झा, या और साथ में सा, ये भी है। ठीक है। अच्छा, और तवर्ग अगर बोलता हूं तो ता, था, धा, ना और साथ में ये वाला सा भी है। अच्छा, एक चीज और आप समझ लें। अब यहाँ पर नियम क्या बता रहा है कि अगर तवर्ग के बाद में चवर्ग हो तो, है ना, नियम ध्यान से सुनिएगा, नियम मैं पहले बता रहा हूँ कि अब संधि आप लोग सीख चुके हैं। तो अगर तवर्ग के बाद में चवर्ग हो तो ये जो तवर्ग है इसके स्थान पर, यानी तवर्ग जो है बदलेगा, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए और सरलता लाने के लिए मैं एक काम करता हूं कि आप कल्पना करें कि दो मित्र हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। ठीक है, और दोनों जो हैं बराबर ताकत वाले हैं, लेकिन उनका एक और मित्र है जिसका नाम है मोहन। तो उसने कहा कि भाई जब ये दोनों यानी राम और श्याम तब मिलेंगे तो जो राम है, क्योंकि वो छोटा है, तो उसको हटाकर उसकी जगह पे मोहन आ जाएगा। इस प्रकार से आप समझे। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन वो कब होगा, जब वो दोनों साथ में होंगे। अगर उन, अब मान लो राम श्याम के साथ राम के साथ श्याम ना होकर लखन घूम रहा है तो फिर बात नहीं बनी। इस प्रकार का ध्यान रखिएगा, तवर्ग के स्थान पर चवर्ग तभी होगा जब बाद में चवर्ग होगा। अगर कोई दूसरा वर्ग आ गया, अब दूसरा वर्ग से मतलब क्या है, एक तो टवर्ग बच गया, एक कवर्ग बच गया और एक पवर्ग बच गया, और साथ में क्या बच गया, अगर आपको याद हो तो इसके अलावा और कौन कौन से स्वर हैं, तो यण वाले स्वर हैं। ठीक है, यण वाले स्वर है ना, यारा लवा। अच्छा, और यहाँ पर आप देखें जो ऊष्म वाले वर्ण हैं यानी शा, 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 तो ये तीनों तो हमने ले लिए यहाँ पर क्रम से। अब बच गया क्या यहाँ पर हा। तो ये इतने वर्ण अगर, यानी पवर्ग, यार अलावा हा, और क्या बोलें का, खा, गा, घा, या, और टा, ठा, डा, डा, णा, अगर ये वर्ग ये बाद में आते हैं तो फिर ये काम नहीं होगा, कोई दूसरा काम, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं इतना तो आपको अभी समझ में आया होगा कि कब होगा कि तवर्ग के बाद में चवर्ग होना चाहिए, ये नियम है। और तवर्ग के स्थान पर क्या होगा, चवर्ग ही हो। ये पहली संधि है इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आगे से इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसलिए अच्छे से समझिएगा। अब बात ये खड़ी होती है, प्रश्न ये खड़ा होता है कि भैया चलो तुमने बोल दिया कि तवर्ग के स्थान पर चवर्ग करेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है किसके स्थान पे क्या करें। ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये सा भी लिख देता हूँ और यहाँ पर इसके साथ ये दंत सा भी लिख देता हूं। ठीक है, तो अब बोला, प्रश्न ये हुआ कि भाई किसके स्थान पर क्या करें। तो उनने कहा कि स्थानेन्तरतमः, यानी एक सूत्र है कि भाई जिसका जैसा स्थान है उसको उसी हिसाब से बिठा दो। अब आप याद करें, वर्णमाला पढ़ाते समय मैंने आपको बोला था कि जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो आपसे मैं पूछूंगा कि भाई कौन सा वर्ण किस वर्ग का कितने नंबर पे। तो देखें ये जो च वर्ग है इसमें 5 अक्षर हैं, च, छ, ज, झ, ञ। अगर हम गिनती करें तो च 1 है, छ 2 है, जा 3 है, झा 4 है या 5 है। उसी प्रकार यहाँ पर ता, था, दा, धना, तो फर्स्ट ता, सेकंड था, थर्ड द, फोर्थ धा, फिफ्थ ना। ठीक है, इनको इसके साथ कंसीडर नहीं करना छठवे के। तो अब
बोल रहे हैं कि स्थान के हिसाब से। तो देखो, अगर मान लीजिए जो कहीं पर भी किसी भी संधि में, जैसे अभी हम जो देख रहे थे उत है, तो उत में जो क्या हमको किसको बदलना है, तवर्ग को बदलना है। तो यहाँ पर ता है, तो ता कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे। तो ता के स्थान पर जो चवर्ग होगा तो वो भी एक नंबर का होगा। तो ता के स्थान पर हम क्या करेंगे, चा करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं पर किस संधि में धा लिखा हुआ है ना, पहले पद में अंत में क्या है, धा है, तो उसके स्थान पर कौन सा करें, तो चा ही कर दें क्या। तो बोलते हैं नहीं, चा नहीं करना है, बल्कि देखो कि धा कौन से नंबर का है, तो 1 2 3 4। और तो उस जो 4 नंबर में अगर तवर्ग में है, तो यहाँ पर जो चवर्ग है उसका भी 1 2 3 4, ये 4 नंबर का ही वर्ण वहां पर होगा। तो ये बात समझ के रखिएगा। अब हम आते हैं हमारे उदाहरण पर। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ कर देते हैं, चलिए। तो यहाँ पर उदाहरण अब आप समझ गए होंगे, तवर्ग चवर्ग को ध्यान रखिएगा। तो ये उदाहरण वही बता रहा है कि देखो, नियम पहला कि पहले तो तवर्ग होना चाहिए और बाद में चवर्ग होना चाहिए। तो यहाँ दोनों कंडीशन फिल हो गई। अब बस हमको क्या करना है, संधि करना है। तो संधि करना बहुत आसान है, बस नियम समझना थोड़ा कठिन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊ का ऊ रहेगा। अब चूंकि तवर्ग के स्थान पे चवर्ग करना है, और तवर्ग जो है, ता जो है वो तवर्ग का पहला लेटर है, इसलिए ता के स्थान पर जब हम चवर्ग करेंगे, यानी तवर्ग के स्थान पर जब चवर्ग करेंगे, तो जब चूंकि ता पहले नंबर का लेटर है, तो चवर्ग में से भी पहला लेटर लेंगे, तो क्या ले लेंगे, चा ले लेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे उत में जो है वो ता हलंत होता है, मैंने उसी टाइम बताया था। तो यहाँ पर हो गया उच्च, मतलब आधा चा, और यहाँ पर है चारणम। तो इन सबको मिला दीजिए। अच्छा अब देखो, यहाँ पर चा आधा है और चा के बाद फिर से चा है, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन है। तो वैसी स्थिति में व्यंजन आपस में मिलते नहीं है, तो इसका जो शुद्ध रूप हम लिखेंगे वो बनेगा उ आधा चा र नम, उच्चारणम। अब आपको समझ में आया कि ये उच्चारण शब्द कैसे बनता है। तो इसमें उत उपसर्ग है और बाद में चारण शब्द। अच्छा, विच्छेद कैसे करना है, तो विच्छेद इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। जहां पर आपको चवर्ग दिखे उसके स्थान पे तवर्ग कर दीजिए। तो विच्छेद करना ज्यादा सरल है जोड़ने की अपेक्षा। चलिए एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा सा शायद हैवी हो गया हो। वापस आते हैं। अब की मैं आपको बोर्ड नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। हम्म, इसमें से ज्यादातर वही है यार उदाहरण। रुको एक सेकंड रुकिएगा, होल्ड करिएगा, मैं दूसरा उदाहरण थोड़ा देख लूं। इसमें ज्यादातर वही है। चलो ये वाला देख लेते हैं, ये अच्छा है। उदाहरण है जगत प्लस जननी। ये गलत दे रहा है शायद। चलो इसको थोड़ा समझाने में समस्या होगी। मैं इसको जगत ना लिख के मैं सीधा मेन मुद्दे पे चलता हूँ, जगत कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें है तो जगत शब्द, लेकिन एक्चुअल में वो जगत बन जाता है बाद में। अरे भाई, रुको यार, ये थोड़ा सा। तो ये जगत है, ठीक है। अब आप, अरे क्या नाटक है। चलो इसको ऐसे समझिए आप, जगद, ठीक है। जगत प्लस जननी, ये हमारे पास शब्द है। जगत प्लस जननी, एक्चुअल में यहाँ पे जगत शब्द होता है। और जगत का भी फिर क्या हो जाता है, ता का दा हो जाता है। वो हम आगे वाली संधियों में सीखेंगे, नहीं तो आपको फिर मैं अलग से एक नियम बता दूं। अभी फिलहाल इसको आप, तो हमारे पास उदाहरण है कि जगत प्लस जननी। तो अब वही नियम आ जाता है कि पहले पद का अंतिम वर्ण ले लिया हमने दा, दूसरे पद का पहला वर्ण ले लिया जा। अरे यहाँ पर देखा, भाई ये दा तो जो है वो किस में आता है, तवर्ग में आता है। ठीक है, आता है कि नहीं, ता था दा। और जा जो है वो किस में आता है, चवर्ग में आता है। आता है कि नहीं, चा छा जा। अरे ये तो संधि हो जाएगी भाई। कौन सी संधि, ईश्वरत्व संधि, क्योंकि कहा गया है यदि तवर्ग के बाद में चवर्ग हो, तो वैसी स्थिति में ये जो चवर्ग है ये जीत जाता है। ये समझो कि ये बलवान है, तो ये क्या करता है, ये जो तवर्ग है इसकी जगह पे आके ये वाला वर्ग बैठ जाता है ना। तो अब हमने देखा नियम के अनुसार कि यहाँ पर तो था द, दा जो था। अब दा के स्थान पर बिठाएं किसको, तो आप अगर गिनती करेंगे तो जो तवर्ग में दा आता है वो कितने नंबर पे आता है, ता था दा, थर्ड नंबर पे। और जो चवर्ग है उसमें थर्ड लेटर कौन सा है, तो चा छा जा।
मतलब ये जो दा है इसके स्थान पर क्या बैठ जाएगा, अब जा ही बैठ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबको मिला देंगे। तो ये मिला दिया हमने, जा का जा, है ना, गा का गा। और ये जा तो आई क्या था, और जा आधा लेटर है, और आधे के बाद फिर व्यंजन है तो आधा रहेगा। और जननी का जननी। देखो यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ये जैसे स्वर संधि में हम क्या कर रहे थे, दोनों शब्दों को आपस में मिला के एक नया शब्द बना रहे थे। कई बार यण संधि में एक की जगह पे दूसरा आके बैठ जा रहा था, यहाँ पे यण संधि जैसा काम है, बाकी किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस कंडीशन देखना पड़ती है कि भाई हाँ ये कंडीशन है तो ये काम होगा। ये काम अगर आप मेहनत करोगे तो आप संस्कृत सीख जाओगे। तो ये यहाँ पर ये काम है। तो यहाँ पर वो ये कि भाई जैसे तवर्ग है, तवर्ग के बाद चवर्ग आया, तो जो तवर्ग है उसके स्थान पर चवर्ग हो जाएगा। ये एक उदाहरण था। चलिए एक और उदाहरण आपको और दे देता हूं मैं, ताकि आपको समस्या ना हो। फिर आपको मैं सा वाले उदाहरण देता हूँ, ठीक है। हाँ ये भी आप बहुत बार देखते होंगे। चलिए, अरे सत, या फिर आप लोग ये बनाएं, आप लोग बनाएं, मैं चाहता हूँ पहले आप बनाएं, फिर मैं डायरेक्ट उत्तर लिखूंगा फिर समझूंगा। सत प्लस जनहा, ये हमारे पास है सद प्लस जना। ठीक है, आई थिंक बन गया होगा आप लोगों का, क्योंकि आप बड़े फास्ट हैं सीखने में। तो उत्तर क्या है इसका, वही सेम टू सेम, दाग के स्थान पे हमने उसी का लेटर कर दिया सज्जनहा। तो मैं नहीं समझता इसको समझाने की जरूरत है, बस वही है कि तवर्ग के बाद चवर्ग आया, तो ये जो तवर्ग है इसके स्थान पर उसी नंबर का वर्ण जो है हो जाता है, तो हमारा शब्द बन जाता है सज्जन। चलिए हम एक सा का उदाहरण देख लेते हैं कि अगर सा होगा तब क्या होगा। तो एक उदाहरण है मेरे पास। पहले चलो ये वाला देता हूँ आपको, ताकि, अरे भाई पेन छोटा क्यों हो जाता है, जूम करने के कारण हो जाता है शायद। चलिए, तो उदाहरण है मनस, मनस प्लस चलती, मनस प्लस चलती। तो यहाँ पर ये जो सा है, ये भी हम, अभी मैंने आपको चार्ट में समझाया था कि ये भी दंत है और तवर्ग भी दंत है, इसलिए हम इसको तवर्ग ही मान के चल रहे हैं या मानेंगे। और ये तवर्ग में जब हम गिर लिया तो इसके बाद देखिए चवर्ग आ गया, कंडीशन बन गई। और कंडीशन क्या कहती है कि अगर तवर्ग के बाद में चवर्ग हो, तो वैसी स्थिति में जो तवर्ग है यानी जो त वाले जितने वर्ण हैं उनमें परिवर्तन होता है। तो हम इस सा की जगह पे किसको ला देंगे, चा वाले वर्ग को। अब प्रश्न वही खड़ा हुआ कि भाई सा की जगह पे किसको बिठाएं। तो उन्होंने कहा अगर सा है तो सा की जगह सा को बिठाएं। तो ये जो सा है वो दंत से बोला जाता है, ठीक है, दांत से या दंत हम कहें। और जो चवर्ग का वाला सा है वो कहाँ से बोला जाता है, तालव्य से, है ना, शा हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इस वाले यानी दंत सा की जगह पे कौन सा वाला सा ले आएंगे, तालव्य सा। बन गई हमारी संधि, कुछ नहीं करना हमको, तो हमने लिख दिया माँ का माँ, ना का ना। इस वाले सा की जगह पे हमने कर दिया हमारा तालव्य सा, और चलती का चलती। तो हमारा बन गया मनस चलती। ठीक है, मनस चलती। तो इस प्रकार से हमारा जो है शब्द बनता है। अच्छा, अभी जैसे अगर आप देखें, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक उदाहरण दिया था, इसको यहाँ थोड़ा सा कर लेता हूँ। चलिए, क्या था वो, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो वहां पर क्या था, गौस था यानी सा था। हालांकि इसके सा के पहले भी कुछ और था, वो आपको आगे वाली संधियों में पता चलेगा, चरती ये शब्द था। तो यहाँ पर भी देखें सा के यानी सा जो है तवर्ग में आ गया, तवर्ग के बाद में चवर्ग है। तो वैसी स्थिति में क्या है, कुछ नहीं करना, ये सा के स्थान पे आप कर दें क्या, शा, और ये हो जाएगा चरती, गौश चरती। अच्छा, एक चीज और जो आप थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ये जब ये जो सा है और सा के बाद अगर हम चा लिखते हैं, तो हमारे लिखने में क्या होता है, लिखने की जो स्टाइल है वो थोड़ी सी बदल जाती है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके ग्रंथों में कई बार आपको ये, हाँ सॉरी, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये साइज भी लॉक कर देता हूँ ताकि बार बार ना बदले, नहीं ज्यादा बड़ी होगी। चलो, तो अरे भाई, हाँ, तो देखें कि ये जो जब जो आधा चा और आधा सा जब मिलते हैं, सॉरी चा और सा जब मिलते हैं, तो हम इसको एक तो इस प्रकार से लिखते हैं, दूसरा आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे, इस प्रकार से। तो ये भी जो है
वही है मतलब, आधा सा है और चा है। तो ये इस प्रकार से भी लिखते हैं और इस प्रकार से भी लिखते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये जो कई लोग क्या है ना, इसको जो है क्या समझ लेते हैं, इस वाले शब्द को वो समझ लेते हैं ये स्रा। याद रखें ये स्रा नहीं है, बल्कि आधा सा और चा है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक उदाहरण देख लिया सा वाला, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि अगर पहले भी सा है और बाद में भी सा है तब क्या करना है। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। शब्द है रामस। ठीक है, अभी आप रामस ही समझे, वैसे तो रामः शब्द है, लेकिन चूंकि संधि हो रही है इसलिए हम सा ले आए हैं उसको पहले से ही ना। और आगे लिखा है सेते। सेते मतलब सोते हैं या शयन करते हैं। ये सी धातु है, आत्मनेपद में बनता है, ये केवल आत्मनेपद धातु है। ठीक है, तो रामस प्लस सेते। तो यहाँ पर वही सा आ गया यानी तवर्ग का आ गया, और ये बाद में सा यानी चवर्ग का आ गया। तो हमेशा चवर्ग को जीतना है, तो ये जो तवर्ग है इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, चवर्ग वाला कर देंगे सा। तो हमारा जो शब्द है वो बन जाएगा रा सॉरी रा म। सा की जगह पे ये वाला सा ले आए और शेते का शेते, तो हो गया राम शेते। तो आशा करता हूं आप लोग उसको समझ गए होंगे। चलिए अब मैं जो है आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं जो आपने अभी करना है, मतलब खुद करना है, और मैं डायरेक्ट उत्तर लिखूंगा और बाद में पूछूंगा किस किस का सही था, अगर आप ईमानदारी से बताएंगे। चलिए मैं लिख रहा हूँ कि हम लाइव कक्षा में इसको वो नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो मनस प्लस चलती, मनस प्लस चलती। ठीक है, या आप उत्तर लिखें, लिख लें, या आप जो मन में करना चाहते हैं मन में कर लें। मनस प्लस चलती। ओके, हो गया होगा। अगला मैं दे रहा हूँ सत प्लस चरित्रम। सत प्लस चरित्रम। तो ये दो उदाहरण हैं, इनके उत्तर आप अपने मन में बना लें या लिख लें, जैसा भी आप अगर पढ़ रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप नोट्स बुक साथ में रख के पढ़ें। चलिए इसके उत्तर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या है, मनस चलती का क्या हो जाएगा, मनस चलती। इस प्रकार से मैं उसी स्टाइल में लिख रहा हूँ जो हमारे ग्रंथों में लिखा जाता है। तो मनस चलती, और सच्चरित्रम का क्या हो जाएगा, सच्चरितम। ता के स्थान पर चकार हो गया, सच्चरित्रम। इस प्रकार से तो हो गया सच्चरित्रम। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इस संधि को समझ गए होंगे। चलिए अब हम जो है हमारा आज का जो पाठ है उसको उसको भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमने नियम बनाया है कि हमें हर दिन जो है एक अ, धातु रूप अथवा शब्द रूप को सीखना। तो चलिए, जो आज की हमारी धातु है वो हम एक ही धातु को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, वो है हमारी पठ धातु। और ये लकार आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विधिलिंग लकार। हम विधिलिंग लकार पढ़ रहे हैं, किसका, पठ धातु का। अच्छा, विधिलिंग लकार जो है वो किस लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ये चाहिए अर्थ में, है ना। जैसे आप लोगों को संस्कृत ध्यान से पढ़ना चाहिए, गृह कार्य को पूरा करना चाहिए, इत्यादि। तो यहाँ पर विधिलिंग लकार है ना, इस अर्थ में प्रयोग होता है। चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका एक एक दो वाक्य बना के देखें। यहाँ पर वही है सारा, प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में पहले ही, और जिन्होंने नहीं पढ़ा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये प्रथम पुरुष, पठेत, पठेताम, पठेयुः। फिर से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पठेत भी बन गया है, तो वही अभी जो हम संधि पढ़ के आए ना वो उसी के कारण होता है। ता का दा भी हो जाता है, दा का ता भी हो जाता है। अभी आगे एक संधि और आएगी तो वहां पे आपको ये ता का दा क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझिए रखें। तो अभी आप केवल पठेत ही पढ़ें। तो प्रथमा सॉरी प्रथम पुरुष, पठेत, पठेताम, पठेयुः। मध्यम, पठेह। याद रखिएगा यहाँ विसर्ग है, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेत। उत्तम, पठेयम, पठेव, पठेम। अब याद करने के हिसाब से बोल देता हूँ एक बार। पठ धातु, विधिलिंग लकार, पठेत, पठेताम,
पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो ये आपको याद करना है कल की कक्षा, कल के गृह कार्य के लिए। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दें यहाँ पर, जो आपको ध्यान देनी चाहिए, कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखें, ये जो विधिलिंग लकार का जो प्रथम पुरुष है उसमें रूप बनता है पठेत। ठीक है, ये एक वचन में कहाँ बन रहा है? एक वचन में। अच्छा, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में बनता है पठेत, प्रकार से पठेत। अब दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ इतना है कि इसमें हलंत है और इसमें हलंत नहीं है। तो जिसमें हलंत है वो एक वचन है, और जिसमें हलंत नहीं है वो बहुवचन है। और किसका बहुवचन है? ये प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष का है। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें पढ़ते समय, कई बार हमारे जो है अर्थ गलत हो जाते हैं। चलिए एक हम वाक्य में इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो हिंदी वाक्य हम पहले लिखते हैं। तो लिखते हैं कि राम को, या राम को पुस्तक को, यहाँ पर देखें आप कारक चिन्ह कोई सा भी लगा लें, हिंदी में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो राम को पुस्तक, राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, राम को पुस्तक पढ़नी, अरे भाई, पुस्तक पढ़नी चाहिए, ये हमारा हिंदी वाक्य है। संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर राम को पढ़ना चाहिए, कर्ता कौन है? राम है। तो कर्ता अगर राम है तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा कर्ता, कर्ता ने। हम यहाँ पर कितने हैं? एक हैं, तो हम लगा देंगे एक वचन, तो बन जाएगा हमारा, एक मिनट दूसरा कलर में लिखता हूं मैं यहाँ पर, रामः। ठीक है, और उसका पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, पुस्तक, तो वो उसका कर्म हो गया। और पुस्तक भी एक है, तो जो आपने नपुंसकलिंग वाची है तो आपने पढ़ा है, पुस्तक का नपुंसकलिंग द्वितीया, क्योंकि कर्म की संज्ञा क्या होती है? द्वितीया होती है। तो बन जाएगा पुस्तकम। ठीक है, मैं आपको पुराना जो पढ़ाया वो भी याद दिला देता। तो रामः पुस्तकम, और पढ़नी चाहिए अर्थ में है तो कौन सा लकार होगा? जो भी हम पढ़ के आए हैं, लोट लकार। और चूंकि राम किसी की संज्ञा है, किसी का नाम है, तो जहां पर त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ये शब्द नहीं आते हैं और बाकी अन्य शब्द आते हैं, तो वो प्रथम पुरुष होता है। और चूंकि राम एक है तो हम क्रिया का भी क्या लेंगे? प्रथम पुरुष ही लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पठेत। तो रामः पुस्तकम पठेत, राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए। अगर अब मैं आपसे, अब मैं कहूं कि हम सबको, हम सबको, हम सबको रामायण, रामायण, हम सबको रामायण पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये हमारा वाक्य हो गया। यहाँ पर आप देखें ध्यान से, यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं मैं? हम सबकी, हम सबकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम सबके लिए क्या शब्द आता है संस्कृत में? ये मैं आपको पढ़ाया हूँ, अस्मत् शब्द आता है। और चूंकि हम बहुत सारे हैं, बहुवचन में क्या हो जाएगा? वयम, वयम, हम सबको रामायण। तो रामायण, चूंकि ग्रंथ शब्द याद रखें, जितने भी ग्रंथवाची शब्द होते हैं वो सारे नपुंसकलिंग होते हैं। जैसे फल बनता है वैसे ही बन जाएगा रामायण, तो इसका हो जाएगा रामायणम। ठीक है, पढ़नी चाहिए, चाहिए अर्थ में है, हम लगा देंगे विधिलिंग लकार, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे। अब चूंकि वयम शब्द है और खुद के लिए उपयोग हो रहा है, खुद के लिए जब हम उपयोग करते हैं तब हम कौन सा पुरुष लगाते हैं? तो उत्तम पुरुष। तो इसका रूप बनता है, क्या बनता है? एक मिनट मैं आपको यहाँ दिखा के फिर लिखूंगा। ठीक है, ये देखें, तो जूम कर देता हूँ। तो ये उत्तम पुरुष क्या बनता है? पठेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम सबको रामायण पढ़नी चाहिए, वयम रामायणम क्या होगा? पठेम। इस प्रकार से। तो ये हमने संस्कृत में वाक्य बना दिया। तो मैं चाहूंगा कि कल आपको ये याद, ये तो याद करना ही करना है, और कम से कम ये मतलब इसको याद करना है। अभी मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। और साथ में आप, अभी तक मैंने आपको 3 वाक्य दिए हैं, अब मैं आपको केवल एक वाक्य दे रहा हूँ। ठीक है, कम से कम इतना तो आप मतलब करके ही लाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग होमवर्क नहीं करते हैं। तो आपको केवल एक वाक्य जो है बनाकर लाना है, किसका? विधिलिंग लकार का। अपने मन से कोई सा भी वाक्य जो है बना के ले आइए। और मैंने आपको चूंकि सातों कारक पढ़ा दिए हैं, इसलिए आप सारे कारकों का प्रयोग कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। लेकिन कम से कम एक वाक्य बनाने में आपको केवल 2 या 3 मिनट लगेंगे, उतना समय तो आप निकालें। धन्यवाद, आज की कक्षा में ही विराम देते हैं। अगर अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो निसंकोच पूछ सकता है, आज की कक्षा से संबंधित या पुरानी कक्षाओं से संबंधित।
जी भैया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्राणि, पुनः मिलामः। ओम